अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह है कि मैंने पहले एक न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, लेकिन मैं अब कुछ ऐसी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है या न्यूरोप्लास्टिसिटी इम्पेयर हो जाती है। अब उसमें कई कंडीशंस होती हैं या कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब देखिए, जब आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की कमी आती है तो आपके कई फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स डिस्टर्ब हो रही होती हैं, आप डिसीजन मेकिंग में पुअर हो रहे होते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस नहीं आपको मिल रहे होते। तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि अगर आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक अच्छा लेवल नहीं है तो। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ऐसी डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो डैमेज हो जाती है। आज मैं उन प्रॉब्लम में से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा, स्पेशली जिन लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, जिसे हम फालज भी कहते हैं। अब आपको पता है कि आप ये जो स्ट्रोक होता है, एक किस्म का दिमाग का अटैक होता है। जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, तो स्ट्रोक जो है वो एक्चुअली ब्रेन का अटैक ही होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके ब्रेन को सर्टन एरियाज़ में या एज ए होल ब्रेन को कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स मिनट्स के लिए जो ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब जब ब्रेन सेल डैमेज होते हैं ना, तो आपका ब्रेन ऐसे ही होता है जैसे एक बेबी ब्रेन है, यानी कि बिल्कुल नहीं हुआ है। उसमें सारे साइनेप्सिस जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें जो साइनेप्सिस का कनेक्शन है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को हैवी किस्म का स्ट्रोक होता है वो बोल भी नहीं पा रहे होते, सुन भी नहीं पा रहे होते, किसी को पहचान भी नहीं पा रहे होते। डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस एरिया में स्ट्रोक हुआ। अब सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है ना, कि स्ट्रोक के पेशेंट्स को सरवाइव करवाने का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही होता है कि आपने उनमें न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे बेहतर करनी है। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होगी तो उनके जो रिकवर्ड जो फंक्शंस हैं, जो जा चुके हैं, वो कैसे आप उनको बेहतर कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिन लोगों को स्ट्रोक होता है और उनको रिहेबिलिटेट करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसमें सबसे जो इशू होता है वो होता ही कि इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, यानी कि साइनेप्टिक कनेक्शन जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन सेल डैमेज होते हैं, न्यूरो डिजनरेशन हो जाती है, आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो आपको वो कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर हो। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होगी तो आपके सेंसेस भी डेवलप होंगे, आप में सुनने की एबिलिटी भी बेहतर होगी, स्पीच की एबिलिटी भी बेहतर होगी। तो आपने वो कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रोक के बाद बेहतर हो सकती है। अब उसमें मैं आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बताता हूँ। इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये है कि आपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल करना है, आपने एक्सरसाइज का भी ख्याल करना है, आपने कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी है, आपने कुछ लाइफस्टाइल ऐसा चेंज करना है जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो बेहतर हो सकती है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 3 कैटेगरीज आपको बताऊंगा कि तीन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से स्ट्रोक के बाद आप में न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज हो सकती है। नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज। अब जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं जब वो सर्वाइव की तरफ जाते हैं, यानी कि रिहेबिलिटेशन उनका स्टार्ट होता है, तो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज वो कैसे कैसे कर सकते हैं। अब उसमें देखिए, आपको ये याद करना होगा कि जो स्ट्रोक का पेशेंट है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ना चल सकता है, ना बात कर सकता है, ना उठ सकता है। उसके लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो नंबर 1 जो अप्रोच है वो मैं फिजिकल एक्टिविटी कहता हूँ। अब स्ट्रोक के पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए, वो इंडिपेंडेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। मैं एक सीवियर स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। हाँ, समटाइम पार्शियल स्ट्रोक भी होता है, उसमें कुछ सर्टेन फंक्शन आपके डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन एज ए होल आपकी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है। लेकिन ये है कि कुछ एरियाज आपके डिस्टर्ब होते हैं, डिपेंड करता है कि वो ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज हुआ। अब नंबर 1 जो मैंने आपको अप्रोच बताई है कि अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकल एक्सरसाइज में जिस इंसान का रोल आता है वो फिजियोथेरापिस्ट है। फिजियोथेरापिस्ट जो है वो ख़ास डिपेंड करता है कि किस एरिया का पैरालिसिस है, किस ब्रेन एरिया का स्ट्रोक हुआ, तो कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसकी एक्सरसाइज करवाना। वो एक स्पेशलाइज एरिया है,
अब फिजियोथेरापिस्ट ही जानता है कि उस एक्टिविटी को वो कैसे करवा सकता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ब्रेन के कनेक्शंस डेवलप होंगे, नए कनेक्शन बनेंगे, सिनेप्टिक्स प्लास्टिसिटी बेहतर होगी। जैसे जैसे फ़र्ज़ करें आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के जो मोटर एरिया है वो भी उसमें सिनेप्टिक कनेक्शंस बनेंगे, प्लास्टिसिटी होगी, जिसकी वजह से हो सकता है आप कुछ अरसे के बाद आप में मूवमेंट आना शुरू हो जाए या आप इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर सकें। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी में आपको ऑक्यूपेशनल टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। ऑक्यूपेशनल टेक्निक्स वो होती हैं, फ़र्ज़ करें आप अडल्ट हैं, आपको स्ट्रोक हुआ है। अब आपको ये भी होना चाहिए कि यूजुअली जो स्ट्रोक होता है वो +50 में ज़्यादा होता है, उसमें चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। अब जैसे ही आपको स्ट्रोक होता है तो इवन आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे होते, यानी कि आपने स्पून नहीं पकड़ पा रहे होते, हालांकि आपने सारी ज़िंदगी आपने स्पून पकड़ा, खुद खाना खाते थे, लेकिन अब आपसे नहीं हो रहा क्योंकि आपकी बॉडी में मूवमेंट उस तरह नहीं आ रही। तो आपको ये छोटी छोटी टेक्निक्स के ऊपर एक्सरसाइज करवानी, यानी कि चम्मच कैसे पकड़ना है, ठीक है, हाँ, उसमें फिर आपने रेपिटेशन करनी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी, बटन कैसे आपने लगाना है, ठीक है, आपने जो है वो शर्ट कैसे पहननी है, ये सारी फिज़िकल एक्टिविटी में आएंगी। और फिज़िकल एक्टिविटी में ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी जो आपको हेल्पर पहले करवाएगा। जब आपको हेल्पर करवाएगा या प्रोफेशनल, जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी कहते हैं, जब वो करवाएगा और वो बार बार करवाएगा तो हो सकता है आप ख़ुद भी बटन स्टिच करने लग जाएं, ख़ुद स्पून उठाना शुरू कर दें, ख़ुद थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दें। तो ये सारा कुछ ये होगा कि ये फिज़िकल एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये बेहतर होगी। जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होगी तो आपके अंदर जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन डैमेज कितना है, फिर आपको एक्सरसाइज कौन करवा रहा है, किन टेक्निक्स के ज़रिए करवा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको हम न्यूरो रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जो कि स्लो प्रोसेस है। इसी तरह फिज़िकल एक्टिविटी के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कॉग्निटिव टेक्निक्स, कॉग्निटिव इंटरवेंशंस, यानी कि आपने कॉग्निशन को कैसे बेहतर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रोक हुआ और आपका स्पीच का जो ब्रेन एरिया वो डैमेज हो गया तो आप बोल नहीं पा रहे, बोलना कैसे, उसकी एक्सरसाइज आपने करवानी, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज क्या होगी, आपको बोलने का एक ख़ास तरीका बताया जाता है। आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, एक लाइन है उसके चंक्स बनाएगा, छोटी छोटी लाइंस को, एक एक वर्ड को बोलना सिखाएगा, फिर लंबी लाइन, फिर सेंटेंस, फिर इस तरह एक रेपिटेशन भी होगी। रेपिटेशन से भी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, और जब आप एक छोटा छोटा काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। फिर आपकी जो लर्निंग को इन्हांस करना है, मेमोरी को इन्हांस करना है, आप छोटी छोटी बुक रीडिंग की तरफ लेके आ सकते हैं, आप छोटे छोटे पजल दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप फिज़िकली उसको स्टेबल करने के साथ साथ आप उसको कॉग्निशन में भी आप स्टेबल करें कि उसको कुछ लर्न हो सके। क्योंकि आपको पता है कि समटाइम अगर स्ट्रोक आपका जो मेमोरी वाले ब्रेन एरिया को हो जाता है, जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, तो आप में मेमोरी फंक्शंस नहीं कर रही होती, तो आपने उस एरिया को कैसे बेहतर करना। आप मेमोरी से रिलेटेड छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, हाइड एंड सीक, आप उसको ऐसी गेम आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें छुपा के उसको ट्रेस करना सिखाएं ताकि उसकी मेमोरी में इजाफा हो। तो इसी तरह जो तीसरी इंपॉर्टेंट अप्रोच है न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर करने के लिए, वो आपका लाइफस्टाइल है। अच्छा, लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट मैं सजेशन देता हूँ कि अगर आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर करना है तो सोशलाइजेशन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हाँ, उस स्ट्रोक पेशेंट में सोशलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, उसके वो फ्रेंड्स, वो फैमिली मेम्बर जिनसे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, आप उनके साथ उनको इंटरेक्ट करवाएं, उसको अलहदा ना रखें। देखिए, स्ट्रोक सर्वाइवर अगर अलहदा रहेगा ना तो उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होगी और उसकी न्यूरो रिहेबिलिटेशन में बड़ा प्रॉब्लम आएगा। वो काफ़ी अरसे के बाद जाके उसको हो सकता है जो उसने गोल अचीव 6 माह में करने थे, हो सकता है वो 6 साल तक चला जाए। तो इस तरह मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज बताई हैं, जिसमें फिज़िकल एक्सरसाइजेज, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेज और जो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में पहली चीज़ मैंने आपको सोशलाइजेशन बताई, फिर आपने फूड कुछ इस तरह की लेनी है, न्यूट्रिशन का, इसमें लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने वो चीज़ें लेनी है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो, क्योंकि बहुत सी न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है स्ट्रोक में।
आपको ऐसी चीज़ें खानी जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी जो न्यूरोटॉनिक है, ठीक है, विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर ऐसी चीज़ों को एंटरटेन करेंगे, तो ऐसा लाइफस्टाइल आप बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी और आप जल्दी से इसमें बेहतरी से, यानी कि आपके अंदर जो न्यूरो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा, और जो चीज़ें आपने 6 माह में अचीव करनी है, हो सकता है वो आप 3 माह में अचीव कर लें। तो इसी तरह अगर आप स्ट्रोक सर्वाइवर हैं या आपकी फैमिली में कोई स्ट्रोक सर्वाइवर है, तो उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए इन अप्रोचेस के ऊपर आप काम करेंगे। हाँ, मेडिकेशन के साथ, ठीक है, जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहे हैं उनके साथ साथ जो है वो आप इन अप्रोचेस को भी एंटरटेन करेंगे, तो उनमें न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी और आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।